साइबर क्राइम में तत्काल अगर सुविधा प्राप्त करना हो पब्लिक को, पूरे छपरा और सारण के लोगों के लिए तत्काल सुविधा कैसे प्राप्त करें और तत्काल उनको क्या फ़ायदा होगा उसे करने से? तत्काल में जैसे अगर आपके साथ साइबर अपराध हुआ है तो आप तुरंत 1930 पे कॉल करें। 1930 पे कॉल करें, नहीं तो cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है सरकार का, इससे साइबर क्राइम का पोर्टल लिंक है। आप 1930 पे कॉल करें, टोल फ्री नंबर है। अगर आप 6 घंटे के अंदर फ़ोन कर देते हैं और अपना कंप्लेन रजिस्टर करा लेते हैं तो ऐसा देखा गया है प्रायः कि ऐसे केसेस में पैसा होल्ड हो जाता है। इतने कम समय में अपराधी अपने एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाते फ्रॉड का, तो ऐसे में पैसा होल्ड हो जाता है और फिर उसको पुलिस को रिफंड करवाने में काफ़ी सहूलियत और आसानी होती है। ये बड़ी बात बताया है सर डीएसपी साहब हमारे अमन सर कि अगर आप 6 घंटा के अंदर में बैंक अकाउंट आप चला रहे हैं, रन करते हैं, अगर आपको मालूम चल जाता है कि आपका पैसा चला गया है तो आप तत्काल 1930 पे कॉल करें। साइबर क्राइम आज एक गंभीर समस्या बन गया है। जितनी ज़्यादा तकनीक, जितनी ज़्यादा डिजिटल दुनिया, उतना ही ज़्यादा साइबर क्राइम। इसी विषय पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए छपरा शहर में डीएसपी अमन मेरे साथ हैं साइबर क्राइम के। सर का स्वागत है। थैंक यू सर, साइबर क्राइम है क्या, ये बताएं। साइबर क्राइम उस तरह का अपराध है जो साइबर स्पेस में किया जाता हो। साइबर स्पेस से हमारा मतलब जैसे जिसमें इंटरनेट का उपयोग किया गया हो, जहाँ पर आप अपराधी से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, प्रत्यक्ष रूप से आप उनको नहीं पहचानते, परंतु वो इंटरनेट के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको या तो ठगी का शिकार बना लेते हैं, नहीं तो आपके साथ किसी तरह का हरासमेंट का काम करते हैं। सर, इसमें छपरा और पूरे बिहार, तमाम बिहार में साइबर क्राइम, चूँकि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, वैसे हम जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पे जो पुलिस का काम क्या है इस रोल में, साइबर क्राइम के बारे में बताइए। हमारा काम सबसे महत्वपूर्ण काम तो हमारा एफआईआर करना जी। जो भी हमारे जो पीड़ित हैं, जो छपरा के रहने वाले हैं, जब भी उनके साथ साइबर अपराध होता है तो हम उनको तुरंत सूचित करते हैं कि आप 1930 पे इस चीज़ का कंप्लेन करें और अपने कंप्लेन को रजिस्टर करें पोर्टल पे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इस पर या तो 1930 के माध्यम से, नहीं तो जो सरकार का वेबसाइट है cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है, उससे वो अपना पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर करके तुरंत हमको आके लिखित रूप से अपना सूचना दें ताकि हम उस पर प्राथमिकी दर्ज करें। तो कितने दिनों तक के अंदर में ये जो है उसका डिस्पोजल हो जाता है, उस केस को फाइनल हो जाता है? फाइनलिटी डिपेंड करता है केस के टाइप पे। कुछ जो केस हैं वो छोटे हैं जी। छोटे अमाउंट के केसेस को तो हम प्रयास करते हैं कि 8 से 9 महीने में डिस्पोजल की तरफ बढ़ें, परंतु चूंकि साइबर अपराध एक ऐसा प्रकार का अपराध है जिसमें अज्ञात के विरुद्ध ही केस होता है। हमें कुछ शुरू से एकदम कोई आइडिया नहीं रहता कि किसके द्वारा ये किया गया और राष्ट्र के, हमारे भारत देश के किस कोने से किया गया है। तो इसके अनुसंधान में बहुत सारी कठिनाई भी होती है जो नॉर्मल केसेस में नहीं होती। तो इसके डिस्पोजल पे और इस पे काम करने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा इसमें समय लगता है। जैसे यहाँ पर सुना जाता है बराबर कि कोई घटना ऐसा हो गया जिसके अकाउंट से पूरा अकाउंट बैंक करप्ट हो गया, बैंक खाली हो गया, उसका कोई लिंक पे क्लिक किया और वो पूरा का पूरा पैसा तमाम उसका खाली हो गया, तो उस केस में वो 1930 पे कॉल करता है आपको, फिर आपको लिखित सूचना भी देता है आपके साथ साथ में, तो वो पैसा कब तक जो है उसको माना जा सकता है कि उसको मिल जाएगा? मिलना 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कि कितनी तेज़ी से आप 1930 का कंप्लेन करते हैं। जब आप 1930 का कंप्लेन करते हैं तो उस कंप्लेन के आधार पर बैंक के द्वारा पोर्टल पे बैंक के पदाधिकारी भी लॉगिन करते हैं और उनका डेडिकेटेड फोर्स है जो इस पर कार्रवाई करता है और जहाँ जहाँ वो पैसा जाएगा उस पैसे को वो होल्ड करने की कार्रवाई करते हैं कि उस पैसे को रोक दिया जाता है। पता कैसे चलता है कि वो पैसा अमुक व्यक्ति लिए हुए हैं या अमुक जगह चला? चूँकि जिस बैंक का खाता धारक होता है, जिसके पैसा निकलता है, उसके पास ये जानकारी होती है कि ये पैसा किस बैंक के खाते में गया है। यानी कि बैंक से सपोर्ट आपको मिलता है पूरा का पूरा? वो पोर्टल पे है, पोर्टल पे उनसे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। हम भी पोर्टल चलाते हैं, हम पुलिस का लॉगिन करते हैं, पीड़ित व्यक्ति अपना जनता का लॉगिन करते हैं और बैंक भी अपना लॉगिन करते हैं। बैंक सहयोग करे तब ये पॉसिबल होगा? जी हाँ, वो बैंक वाले जैसी ही कंप्लेन होती है उस पर कार्रवाई करते हैं। उसके बाद उसका जो भी कार्रवाई का डिटेल होता है, जिसको हम लोग कानूनी शब्दों में मनी ट्रेल रिपोर्ट बोलते हैं, वो जब जनरेट हो जाता है तो वो हम उस पर कार्रवाई, आगे की कार्रवाई करते हैं। साइबर क्राइम में कितने प्रकार के क्राइम होते हैं ये बताइए हमें। I4C के द्वारा 2 तरह के मुख्यतः क्राइम बताए गए हैं। एक तो सेक्सुअल हरासमेंट जो है कि आपको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा
फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको हरास किया जाए। ये मूलतः हमारी महिलाओं को, बहुओं, बेटियों को, इन सबको हरासमेंट से बचाने के लिए किया गया है, इनको सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जा सके। इसमें भी हम आईटी एक्ट के कुछ धाराएं हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड एक कैटेगरी है जी, जिसमें जो भी आपके साथ आर्थिक धोखाधड़ी होती है इंटरनेट के माध्यम से, साइबर कॉल्स के माध्यम से, उसको तो साइबर क्राइम मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया अभी। तो एक सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस और दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड। कौन कौन सी धाराएं इसमें लगती हैं? इसमें डिपेंड करता है क्राइम टू क्राइम, परंतु मोस्टली इसमें साइबर क्राइम होने का ही अभिप्राय ये है कि हम आईटी एक्ट की धाराएं लगाएं जो सुसंगत धाराएं हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में मोस्टली 66C, 66D आईटी एक्ट के लगते हैं, जो कि ऑनलाइन चीटिंग और इम्पर्सनेशन का किसे से संबंधित है। और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में 66E, 67, 67A, 67B ये सारे धाराएं सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हैं अगर किसी महिला के साथ इस तरह कृत्य किया गया हो तो। अभी सरकार ने काफ़ी डिजिटल अरेस्ट पे फोकस किया है और फिनेंशियल फ्रॉड पे भी फोकस किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2-3 तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड के जो है वो बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमने बार बार जनता से अनुरोध किया है कि इनसे बचें। जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जिसमें एक अननोन व्हाट्सएप के द्वारा आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप में, और फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट गुरु बन के आएगा और वो बोलेगा कि हम आपको इन्वेस्ट करना सिखाएंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए। और इस प्रोसेस में वो आपको जो ऐप डाउनलोड करवाएगा वो भी फर्जी होगा। फिर आपसे इन्वेस्टमेंट के आपको लगेगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं परंतु आप साइबर फ्रॉड के विक्टिम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। ये केसेस इन्वेस्टिगेट करना भी बहुत कठिन होते हैं। दूसरा जो है डिजिटल अरेस्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में बोला था कि जिसमें कोई पुलिस वाला बनकर आपको फ़ोन करता है और आपको यह इस तरीके का आभास करा देगा कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है इंटरनेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। वो बोलेंगे कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, सीआईडी से बोल रहे हैं और आप पे जांच चल रही है, आप ऐसा कीजिए कि अपने खाते से पैसे सारे निकाल के हमारे खातों में दे दीजिए, हम जांच करेंगे उस पैसों का। यह बोल के आपको एक अरेस्ट की होने का अनुभव वो करा देंगे और आपके सारे पैसे मतलब या हम डर जाएंगे, उस डर की वजह से हम जो है अपने आप को घबराहट में वो सारी चीज़ें कर जाएंगे जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो बोलेंगे कि हम जांच के नाम पे आप पैसा दीजिए, आपको अनुभव करा देंगे कि आप अरेस्टेड पर्सन हैं। वो आपको बोलेंगे कि आप घर में बंद हो जाइए, किसी से बात नहीं कीजिए, आप किसी को इस जांच के यानी कि साइकोलॉजी रूप से जो है उसको साइको बना के उसको जो है वैसे किया जा सकता है। इसमें सर एक और चीज़ आता है कि जब पब्लिक यहाँ का आसान भाषा में हम जानना चाहेंगे, पब्लिक के पास कोई मैसेज आता है, जैसे लिंक दे दिया गया है, तो इस टाइप से कोई ऐसा चीज़ बताए कि जो पेनाल्टी के लिए कोई डाल दे या कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर दे, तो अनजाने लिंक से हम कैसे बचें? एक तो अगर इस तरह का कभी भी कोई मैसेज आता है तो आप चक्षु पोर्टल है सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो भी नंबर इस तरह का फ्रॉड का अटेम्प्ट करता है उसको इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन सर सबके पास मौजूद है, गरीब हो अमीर हो, सब लोग जो है पैसे, जिसके पास कुछ अकाउंट में पैसा है, तो स्मार्टफोन का तो है, सुविधा तो मिल गया, लेकिन साथ साथ वो डर भी साथ में आ गया, जो भय आ गया, ताकि लोग जो है उससे डरे। तो बचने का कुछ सरल उपाय बताइए। जैसे कि उपाय ये है कि कभी भी अनजान लिंक को ना दबाएं, है ना? अनजान लिंक को ना कभी भी नहीं दबाएं, चाहे किसी के द्वारा भी क्यों ना भेजा जा रहा हो, कभी भी अनजान लिंक को ना दबाएं। पहला ये कि जो OTP फ्रॉड किया जाता है या लिंक के माध्यम से जो फ्रॉड किया जाता है, उसमें वो आपको बोलेंगे कि हम बैंक वाले की तरफ से बोल रहे हैं, हम आपको लिंक भेज रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं। आप हमेशा प्रयास कीजिए कि किसी भी इस तरह की बात को खुद जाके बैंक से सत्यापित करें, या अगर कोई बोलता है मैं बिजली विभाग से बोला तो बिजली डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ऑफिस में चले जाइए। कोई बोले पुलिस बोल रहा हूँ तो खुद उठ के, चूँकि हम थोड़ा सा आलस दिखा देते हैं कि चलिए हमको फ़ोन की सुविधा है, हम फ़ोन पे के माध्यम से सब कुछ करवा लेंगे, तो उस आलस के चक्कर में वो फ्रॉडस्टर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बोलते हैं साइबर सर अपराध करने वाले की सज़ा बताएं, क्या सज़ा इस साइबर क्राइम में है? साइबर क्राइम में सज़ा अगेन डिपेंड करता है कि अपराध किस नेचर का है, परंतु सज़ा 5 से 7 साल तक का 5 से 7 साल का सज़ा। चीटिंग की गई और फोर्जरी तक की गई है, जो कुछ कांडों में की जाती है, तो ऐसे केस में और भी सज़ा का प्रावधान 10 साल तक की सज़ा है। और अगर कोई व्यक्ति जो पहले से फ्रॉड के केसेस में चार्जशीट हो चुका है या पकड़ा जा चुका है और जेल गया है,
तो ऐसे केसेस में दोबारा इस तरह का अपराध करने पे वो संगठित अपराध की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसमें और सजा का प्रावधान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमन है जो DSP हैं, और बताएंगे कि छपरा में कुल कितने साल 2024 में कितने केस आए हैं साइबर क्राइम में और कितना इनका डिस्पोजल हुआ, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। छपरा में हमारे पास 400 केसेस आए हैं 400 केस पिछले साल, और इन कांडों में कुल मिला के हमने अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस और फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस दोनों हैं, और कुल मिला के 55 लाख के करीब हम लोगों ने लोगों का, पीड़ितों का पैसा रिकवर कराया, वापस कराया। यहाँ जो साइबर क्राइम बिहार में पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में तमाम लोग भोले भाले लोग इसमें फंस रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ बिहार सरकार तो हमेशा इसके लिए प्रचार करता है कि आप 1930 पे कॉल करें, और भी तमाम सुविधाएं हैं जहाँ पे आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। पुलिस प्रशासन कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जो कि उनको उससे बच सकें? सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि हमारे पूर्व के पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा साइबर थानों का निर्माण कराया गया जी। पूरे राज्य भर में साइबर थानों का निर्माण किया गया। यहाँ पर DSP रैंक के ऑफिसर को SHO बनाया गया ताकि इन कांडों का अनुसंधान और इस पे जो कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई उसको ज़्यादा त्वरित तरीके से अच्छी क्वालिटी पे, अच्छे स्टैंडर्ड पे किया जा सके। और ये है पुलिस का पहला तो पहल। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जब भी जो सरकारी हमारे जो सारण पुलिस का जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर इस तरह का कोई भी सूचना आपको आता है तो आप इमीडिएटली उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप हमें सूचना दे सकते हैं। ऐसे साइबर थानों का अपना सरकारी नंबर है, डेडिकेटेड नंबर है, जिस पर आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह के साइबर अपराधी या साइबर अपराध के बारे में सूचना दे सकते हैं। उसके अलावा पुलिस जैसे रेगुलरली हम लोग हमारे साइबर थाने के भी लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं रेगुलर इंटरवल पे, जहाँ पर हम बच्चों में और अलग अलग एज सेक्शन के लोगों को, वृद्ध लोगों के बीच में भी जाके उनको ये बात बताते हैं कि किस तरह से इस तरह के संगठित अपराध से, साइबर अपराध से बचें, क्या क्या प्रिकॉशन लें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमन बता रहे हैं कि कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तमाम सारी बातों पर उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम से आप कैसे बचें। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।